नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में आज बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शक शासकों के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सातवाहनों के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया था। आज हम बात करेंगे शक के बारे में। तो दोस्तों, शक कौन थे? शक मध्य एशिया में रहने वाली एक बर्बर और खानाबदोश जनजाति थी। ये मध्य एशिया में रहती थी, मतलब सीर दरिया में, ठीक है। लेकिन जब यूची नामक जाति ने उन पर हमला किया, यूची नामक जाति ने शकों पर जब हमला किया तो शक वहाँ से भागे और भागकर एक शाखा वहाँ बैक्ट्रिया पे गई। बैक्ट्रिया पर जाकर उस शाखा ने अपना अधिकार स्थापित किया और जो दूसरी शाखा थी वो पार्थिया आई। पार्थिया आने पर उसने अधिकार तो पा लिया, लेकिन बाद में पार्थियन जो शासक थे उन्होंने पुनः शकों को वहाँ से भगा दिया। जब शक पार्थिया से भागे तो वो भागकर सीस्तान आए। सीस्तान को शक स्थान भी कहा गया। जब वो सीस्तान आके बस गए तो उन्होंने वहाँ से फिर भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसके बाद क्या होता है कि जो शक थे उनका आक्रमण भारत पर 123 ईसा पूर्व में होता है। जब वो भारत पर आक्रमण करते हैं तो वो सिंधु घाटी पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं और वहाँ की जो मीन नगर है, मीन नगर को अपनी वो राजधानी बनाते हैं। शक मीन नगर को अपनी राजधानी बनाते हैं और शकों द्वारा जो पहला राज्य था जिस पर वो कब्जा करते हैं वो मीन नगर ही रहता है। और जैन अनुश्रुतियों में ये भी कहा गया है कि शकों को भारत पर आक्रमण करने का जो न्योता था वो किसने दिया था? वो आचार्य कालक ने दिया था। आचार्य कालक ने शकों को आक्रमण करने का न्योता दिया था। और शकों की कुछ शाखाएं तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी आदि जिलों पर शासन, आदि राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित की। मतलब शकों की विभिन्न शाखाएं बन गई, वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करके रहने लगे। और दोस्तों, शक जो थे उन्होंने क्षत्रप उपाधि अपनी धारण की थी। क्षत्रप वो अपने आप को कहते थे। क्यों? क्योंकि क्षत्रप जो है वो ईरानी शब्द छत्र पवन से उत्पन्न हुआ है और छत्र पवन का मतलब होता है प्रांतीय गवर्नर। तो शक जो होते थे वो अपने आप को क्षत्रप की उपाधि से विभूषित करते थे, क्षत्रप उपाधि ले लेते थे। लेकिन जो भारत में शक रहे उनकी जो दो शाखाएं बट गईं। पहली जो शाखा थी वो थी उत्तरी शाखा, जिसे उत्तरी क्षत्रप के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला एवं मथुरा था। तक्षशिला में क्या होता है? तक्षशिला का जो प्रथम शासक होता है या प्रथम शक शासक होता है उसका नाम रहता है मोग। ये मोग जो रहता है पहला शक शासक रहता है तक्षशिला का। इसके बाद एजज आते हैं और अन्य शासक आते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि गोल्डोफर्निज एक पहलव या पार्थियन शासक जो रहते हैं वो तक्षशिला पे से शकों का अंत कर देते हैं। ठीक है, जब शकों का तक्षशिला पे अंत हो गया तो उसके बाद मथुरा के शक आते हैं। मथुरा में क्या होता है कि मालवा में विक्रमादित्य द्वारा शक पराजित होते हैं। जब विक्रमादित्य उन शकों को पराजित कर देते हैं तो वो शक आकर मथुरा में बस जाते हैं। ठीक है, शक मथुरा में आके बस जाते हैं विक्रमादित्य द्वारा पराजित हो जाने पर। जब वो मथुरा में बस जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो विक्रमादित्य थे उन्होंने 54 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना करी थी। किसने करी थी? विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना करी। उसके 135 वर्ष बाद, यानी 135 वर्ष के बाद 78 ईस्वी में शक संवत यानी शक कैलेंडर जो था उसकी यहाँ पे उन्होंने की थी। ठीक है, तो पहले इसका इम्पोर्टेंट है कि विक्रमादित्य ने विक्रम संवत कब स्थापित किया? तो वो था 57 ईसा पूर्व। ठीक है, और सिंह ध्वज अभिलेख जो था, सिंह ध्वज अभिलेख से हमें मथुरा पर शकों का अधिकार और उनके बारे में शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों, हम दूसरी बात करेंगे पश्चिमी क्षत्रप के बारे में। पश्चिमी क्षत्रप में नासिक और उज्जैन के शकों की हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब पश्चिमी क्षत्रप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पश्चिमी क्षत्रप थे इसमें भी दो शाखाएं होगी। एक महाराष्ट्र के क्षत्रप जिसे छहरात वंश के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा था वो था कार्दमक वंश। ठीक है, कार्दमक वंश का शासन सौराष्ट्र और मालवा पर था। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करेंगे छहरात वंश के बारे में जिनका शासक महाराष्ट्र में था। तो दोस्तों, जो छहरात वंश के शासक थे इनकी जो राजधानी थी वो भरूकच्छ यानी सौराष्ट्र थी। और इस छहरात वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था भूमक। अब इस भूमक के जो सिक्के मिलते हैं वो भूमक के सिक्के
महाराष्ट्र और कठियावाड़ के क्षेत्र से मिलते हैं। और दोस्तों भूमक के बाद एक अहम शासक, महत्वपूर्ण शासक आता है जिसका नाम था नहपान। नहपान एक बहुत ही योग्य और शक्तिशाली शासक रहता है। और नहपान का जो दामाद था उसका नाम था उशावदात। और उशावदात वायसराय भी रहता है। तो इसी उशावदात और नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पराजय की जाती है। यानी कि उशावदात और नहपान को सातकर्णी हराता है, हराकर इनकी हत्या कर देता है। तो उसी साथ साथ और इनका जो अधिकार क्षेत्र रहता है वो गुजरात, कोंकण और राजपूताना तक इनका क्षेत्र रहता है जिस पे ये शासन करते हैं। लेकिन जब गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है तो शकों का यहाँ से अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों दूसरा जो था वो था कार्दमक वंश। कार्दमक वंश का शासन सौराष्ट्र और मालवा पर था। और कार्दमक वंश के जो पहले शासक थे उनका नाम था चष्टन। चष्टन के बाद राजगद्दी पे जो बैठा वो बहुत ही महत्वपूर्ण और योग्य शासक था। और शकों में सबसे शक्तिशाली शासक रुद्रदामन को ही कहा जाता है। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी तक शासन करता है और ये बहुत ही शक्तिशाली शासक रहता है। और इसी का है जूनागढ़ अभिलेख। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से दोस्तों हमें रुद्रदामन के बारे में और उसके शासन के बारे में जानकारी मिलती है। रुद्रदामन जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे ही साथ अपने प्रजा का ध्यान रखते थे, उनका ख्याल रखते थे। ठीक है। और रुद्रदामन संस्कृत के और वो बहुत ही विद्वान किस्म के शासक थे और उन्होंने पहली संस्कृत अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था, लिखवाया था। ठीक है। जो पहला शिलालेख संस्कृत में लिखा गया वो रुद्रदामन द्वारा ही लिखवाया गया। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि पहला अभिलेख जो था वो अशोक के काल से शुरू हुआ, लेकिन जो पहला संस्कृत में शिलालेख या अभिलेख लिखवाया गया वो रुद्रदामन ने शुरू करवाया था। ठीक है। और रुद्रदामन ने खुद को महाक्षत्रप की उपाधि ली थी, मतलब किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही महाक्षत्रप की उपाधि धारण कर ली। और जो दक्षिणापथी थे, दक्षिणापथ के जो स्वामी थे सातकर्णी, उनको रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया था। रुद्रदामन ने दक्षिणापथी सातकर्णी को 2 बार पराजित किया था। और रुद्रदामन अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते थे कि उस समय जो सुदर्शन झील थी जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था, उस सुदर्शन झील में कई तरह की दिक्कतें आ गई थी, दरारें पड़ गई थी, प्रजा को समस्या हो रही थी। तो रुद्रदामन ने अपने स्वयं के कोष से, अपने खुद के पैसे से उस झील का पुनः निर्माण, मतलब उस झील को ठीक कराया। ठीक है। और किससे कहकर? अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में उस झील को उसने ठीक करवाया। और उससे किसी प्रकार का प्रजा से कर उसने नहीं लिया, अपने स्वयं के खर्चे पर उसने ये कार्य कराया। और कहा जाता है जो अंतिम शासक था, जो शकों का अंतिम शासक था, रुद्रसिंह यानी नरेश रुद्रसिंह तृतीय, उसकी हत्या विक्रमादित्य द्वारा कर दी जाती, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। जब इनकी हत्या हो जाती है तो शकों की सत्ता का पूरी तरह से अंत हो जाता है, शकों का पूरी तरह अंत हो जाता है। और उसके बाद किसका आक्रमण होता है? पार्थियन या पहलव वंश के राजाओं का। तो अब हम बात करेंगे पहलव वंश के बारे में या पहलव शासकों के बारे में। पहलव को ही पार्थियन कहा जाता है, मतलब भारत में तो पहलव कहा गया है, लेकिन ये पार्थिया से आए थे तो ये पार्थियन कहे जाते थे। ठीक है। और इनका जो मूल निवास स्थान था वो पार्थिया ही था। पार्थिया ही पहलव का मूल निवास स्थान था। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन पहलव के बारे में अधिक सूचना हमें नहीं मिलती है। और दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न पहलव से बहुत ही कम मात्रा में आते हैं, तो इसके जो मुख्य शासक हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो पहलव वंश के संस्थापक थे वो थे मित्रदात प्रथम, जिन्होंने इसकी स्थापना करी। पहलव वंश की स्थापना करी मित्रदात प्रथम ने। उसके बाद कुछ शासक और हुए, लेकिन जो सबसे अहम और मुख्य शासक था, जो सबसे शक्तिशाली था, वो था गोर्डोफर्नीज। ठीक है। गोर्डोफर्नीज, इसे ईसाई अनुश्रुतियों में संपूर्ण भारत का राजा कहा गया है। ठीक है। जो गोर्डोफर्नीज थे उन्हें ईसाई अनुश्रुतियों में संपूर्ण भारत का राजा कहा गया है।
और दोस्तों कहा जाता है कि जो गोल्डोफन्नीस थे, इन्हीं के समय ही ईसाई धर्म का प्रचार आरंभ हुआ। ठीक है, और जो ईसाई प्रचारक थे सबसे पहले जो आए वो थे सेंट टॉमस। सेंट टॉमस जो ईसाई प्रचारक थे वो भारत आए और ईसाई धर्म का प्रचार किए। और किसके समय में आए थे? गोल्डोफन्नीस, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार जब शुरू हुआ वो इसी के गोल्डोफन्नीस के समय से ही आरंभ हुआ। और इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी थी तक्षशिला। और गोल्डोफन्नीस के सिक्के पाए गए थे अनेक जगहों से, जिसमें तक्षशिला, सिंध, कंदहार, सीस्तान, पंजाब, इन सभी जगहों से इनके सिक्के बड़ी मात्रा में पाए गए थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।